तो फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर के बारे में है, क्योंकि हम आगे HTML लिखने वाले हैं तो हमें पहले HTML का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि क्योंकि HTML आप ऐसे रेंडम नहीं लिख सकते कोई भी टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं। आपको स्ट्रक्चर पता होगा, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपनी HTML लिखेंगे। किस तरह से आपने क्या हेडिंग या कोई भी पैराग्राफ जो भी शो करना है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप। अब क्योंकि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ब्राउजर्स पे आपको ब्लॉक्स और ये एलिमेंट्स वगैरह रेंडर करने के लिए बनाई गई है। उसमें टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने टैग्स और एलिमेंट्स, इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं बस अभी। पूरे HTML के अंदर आपके पास सिर्फ टैग्स और एलिमेंट्स पे काम होता है सारा। अब वो होते क्या हैं, किस तरह से होंगे, वो सब चीज़ें देखते हैं। चलने से पहले मैं आपको सबसे पहले देखो, आप जब भी कोई कोड लिखते हैं ना तो इस तरह से आपको ब्राउज़र पे वो शो होगा। जैसे आपको दिख रहा है एक हेडिंग बनी हुई है ऊपर, दिस इज़ दी मेन हेडिंग, ये उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो आप जब भी अपने कोड एडिटर में लिखेंगे, कल हमने डिस्कस किया था कि हम इसके लिए कोई इन्वायरमेंट एडिटर यूज़ करेंगे, तो जब भी आप इसके अंदर कोई भी एक हेडिंग लिखना चाहेंगे तो आप हेडिंग का एलिमेंट या हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया कि पूरे HTML में एलिमेंट्स और टैग ही होते हैं, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं उसके लिए आप उसका पहले टैग बताएंगे। जैसे अगर मैं हेडिंग लिखना चाहता हूँ तो पहले मैं हेडिंग का टैग बताऊंगा और उसके अंदर जो भी अपना कंटेंट लिखना चाहता हूँ वो बताऊंगा। इसी तरह से पैराग्राफ होता है, हेडिंग से सब हेडिंग्स मीन्स के उसकी छोटी हेडिंग होती है, उसके बाद उससे छोटी हेडिंग। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे वगैरह या कुछ भी आप देखेंगे ना, तो आपके पास ऐसे के अंदर आप एक ही फॉन्ट साइज का वो नहीं रखते हैं। हमेशा आप क्या करते हैं कि मतलब एक बड़ी हेडिंग डाली आपने, जो कि बिल्कुल हमारी मेन टॉपिक की हेडिंग होती है, फिर उसकी कुछ सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं, हर पैराग्राफ की एक छोटी हेडिंग हो सकती है, समझ रहे हैं। तो हेडिंग्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो HTML में भी इस तरह से आप लोगों को हेडिंग्स के लिए डिफरेंट साइजेस दिए जाते हैं। हाउ पेजेस यूज स्ट्रक्चर, अब ये थोड़ा सा थ्योरी वाला चीज़ें हैं, ये अगर आप थोड़ा सा खुद से भी कोशिश करना पड़ के, लेकिन ये कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो कोर्स होगा सारा वो हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। अब एक स्ट्रक्चर के हवाले से अगर देखो ना, तो एक न्यूज़पेपर का भी एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर मैं हेडिंग की बात कर रहा था, तो ये हमारी मेन हेडिंग हो गई। उसके बाद हमारा एक पैराग्राफ हो गया। अब इसमें देख रहे हो पैराग्राफ में ये बोल्ड लिखा हुआ है इसका नाम, तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं हम। इसी तरह से कोई चीज़ें होंगी जो कि अंडरलाइन हुई होंगी, अब इसका कलर चेंज हुआ है। इसी तरह से ये थोड़ा छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से मतलब आपकी कोई भी न्यूज़पेपर की कोई भी आपका टॉपिक, कोई भी आपका ऐसे हर उसके अंदर इसी तरह से सीक्वेंस में चीज़ें होती हैं, एक बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स, द यूज ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन एनी डॉक्यूमेंट ऑफन रिफ्लेक्ट अ हिरार्की। अच्छा, HTML पूरा किस पे बेस करता है, हिरार्की पे बेस करता है। हिरार्की का मतलब पता है किसी को, मीन्स के एक स्ट्रक्चर की तरह होता है, ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है HTML हमारा। लेट सपोज कि अगर मैं आपको कुछ बना के दिखाना, ये इसमें भी बुक है, नीचे बुक में भी आएगा, बट होता क्या है हमारे पास इसके अंदर कि हमारे पास इसमें होता क्या है कि एक हमारा ना इस तरह से बॉक्स होता है। अभी ये मेरे को जो है ना पेन तो है नहीं, माउस से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा बन जाएगा। समझे कि ये एक हमारा मेन बॉक्स है, इसको हम बोलते हैं क्या, HTML बोलते हैं। ये हमारा सबसे पहला टैग होगा। अब ये पेन नहीं है, थोड़ी सी राइटिंग वगैरह समझ लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ये हमारा एक HTML का बॉक्स है पूरा। जैसे कि अगर हम कोई ऐसे लिखते हैं ना, तो हमें हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर का पेज होता है। उस पेज के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी हेडिंग्स, अपने पैराग्राफ्स, इन सब चीज़ों को लिखते हैं। तो इसी तरह से HTML भी हमें क्या देता है, एक पेज देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। HTML का डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास, समझ रहे हैं, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। अब उसके अंदर जो भी आप चीज़ लिखेंगे ना, वो आपकी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमेशा रैप रहती है। अब इस डॉक्यूमेंट की एक हेड होता है, ठीक है, और ये बाकी बची हुई बॉडी होती है। ये एक हेड हो गया और एक ये इसकी बॉडी हो गई। हेड और बॉडी का तो पता ही है, जैसे हम है, इंसान का भी एक हेड होता है और बाकी बॉडी है। तो इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट का आपने रजिस्टर्स में भी देखा होगा, ऊपर एक सेशन बना होता है इस तरह से हेडिंग का, सॉरी हेड का, जिसके अंदर हम अपने टॉपिक्स की मेन हेडिंग, साइड में डेट्स वगैरह ये सब चीज़ें लिखते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, हेड का वो मतलब नहीं है, बट ये कि HTML में भी हमारे पास क्या होता है, हेड और बॉडी होती है।
हेड और बॉडी के अंदर हेड हमारा इतना यूज में नहीं आता, बॉडी हमारी यूज में आती है। अब जो भी चीज आप बॉडी के अंदर लिखते हो ना, जैसे मैं अगर अपना नाम लिख रहा हूँ तो वो मेरा नाम ब्राउजर पे मुझे शो होता है, जो कि इन्होंने यहाँ बुक में आपको ऊपर दिखाया था। थोड़ा सा मैं चलूँ तो अब जैसे ये जो कंटेंट शो हो रहा है ना, ये हम कहाँ लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे HTML की, तो हमें शो होगा। अगर हम हेड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हेड में दूसरी चीज़ें होती है, बाकी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस समझाने का मतलब क्या है कि HTML की बॉडी में हमें चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर हम HTML की बॉडी में कोई चीज़ लिखते हैं तो ही हमें वो ब्राउज़र पे शो होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये न्यूज़पेपर भी मैंने बताया, डॉक्यूमेंट्स का बताया। अब अगर हम वर्ड को भी देखें ना, वर्ड में भी इसी तरह से हमारे पास ये कुछ हेडिंग्स की टाइप होती हैं। अगर आपने MS ऑफिस वगैरह यूज़ किया हो, हेडिंग 1 होती है, हेडिंग 2 होती है, हेडिंग 3 होती है। डिफरेंस क्या होता है, साइजिंग का डिफरेंस होता है। हेडिंग 1 थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, हेडिंग 2 से थोड़ी छोटी। इस तरह से साइजिंग में फ़र्क होता है और साथ में पैराग्राफ में भी फ़र्क होता है। तो चलते हैं नीचे। अब ये हमारा है स्ट्रक्चर HTML का, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। अब ऊपर कुछ हेडिंग लिखी हुई है, पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है, जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना अपने HTML का, जो कि मैंने कोशिश की थी कुछ कुछ यहाँ पे बनाने की भी, तो सबसे पहले ग्रीन वाली लाइन देख रहे हो, बॉक्स बना हुआ है, ये हमारा होता है मेन रूट एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रूट एलिमेंट बोलते हैं। रूट एलिमेंट का मतलब HTML हमारा क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर ये सबका पेरेंट होता है। मीन्स के हम जो HTML बनाते हैं ना, HTML में हमारे पास कुछ पेरेंट्स होते हैं और उनके कुछ चाइल्ड्स होते हैं। पेरेंट्स चाइल्ड्स में क्या डिफरेंस है, अब जैसे HTML है ना, ये रूट है, तो ये मेन सबका पेरेंट है ये। फिर इसके अंदर हमारे पास बॉडी आएगी, दो बॉडी क्या होगी, HTML का चाइल्ड होगी, समझ गए। और HTML बॉडी का क्या होगा, पेरेंट होगा। इसी तरह से अब जब मैं हेडिंग लिखने के लिए H1 लिखूंगा तो H1 बॉडी का क्या होगा, चाइल्ड होगा, और बॉडी H1 का पेरेंट होगी। इस तरह से हमारे पास हिरार्की स्ट्रक्चर चलता है HTML के अंदर। ठीक है, पेरेंट्स के चाइल्ड्स होते हैं और चाइल्ड्स के पेरेंट्स होते हैं। अच्छा, अब ये दोनों अगर आप देखो H1 और P, H1 बनता है हेडिंग के लिए, P बनता है पैराग्राफ के लिए। आगे हम यूज करते हैं इनको कि ये क्या होते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो ना तो H1 भी और पैराग्राफ भी रेड बॉक्स के अंदर है। अब रेड बॉक्स किसका है, बॉडी का बॉक्स है। तो H1P का क्या हो गया, नहीं H1P का, देखें सिबलिंग्स हो गए, समझ रहे हैं। सिबलिंग्स कैसे हो गए, ये दोनों एक लेवल पे हैं। ये देखो H1 भी इसका चाइल्ड है बॉडी का, और P भी किसका चाइल्ड है, बॉडी का। तो दोनों चाइल्ड अगर एक ही के हैं तो वो क्या होगा, जैसे इंसानों में होता है बहन भाई होगा, या बहन बहन भाई भाई होगा, उस तरह से, सही है। तो इसीलिए हम H1 को और पैराग्राफ को क्या बोलेंगे, सिबलिंग्स। तो इसके अंदर सबसे अच्छी एग्जाम्पल यही है। बस अगर आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया, आगे सब कुछ आसान है। तो इस तरह से हमारे पास एक हिरार्की बनता है HTML का पूरा, जिसके अंदर हमारे पास HTML रूट एलिमेंट होता है। लाजमी सबसे पहले आप HTML लिखते हो, फिर HTML के अंदर कोई बॉडी लिखते हो, बॉडी के बाद आप उसके अंदर ये इस तरह से एलिमेंट्स लिखते जाते हो, तो आपका जो है ना HTML बनता जाएगा और आपको ब्राउजर्स पे शो होता जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी प्रैक्टिकल बात। अब इसको मजीद अगर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है ना, वैसे ये सब चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं। ये देख रहे हो, ये बताया हुआ इन्होंने कि HTML टैग क्या करता है, एनीथिंग बिटवीन इट एंड क्लोज टैग। अच्छा, अब टैग्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन ये मैं किसकी बात कर रहा था, एलिमेंट्स की और उनके चाइल्ड, पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बात कर रहा था। अब इसके बाद हमारे पास, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, HTML लिखने का सीक्वेंस होता है। अभी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अब सीक्वेंस क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं कि HTML को जब भी हम लिखते हैं ना, तो हमेशा हमारे पास कोई भी एलिमेंट है। एलिमेंट का क्या मतलब, हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, स्पैन, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे होते हो ना, उसको आप एलिमेंट बोलते हो। तो उसको आप एलिमेंट बोलते हो। तो हर एलिमेंट में ना एक ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग होता है। हमारे पास हर एलिमेंट के दो टैग्स होते हैं, एक ओपन, दूसरा क्लोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ओपन टैग इस तरह से लिखते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को समझ लो, जितने भी आप एलिमेंट्स आगे लिखोगे ना, इसी स्ट्रक्चर से लिखोगे। सबसे पहले एक एंगल बनाओगे, ये वाला, इसको एंगल बोलते हैं, लेफ्ट एंगल, या आप इसको लेस देन की साइन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या कहलाता है HTML में, लेफ्ट एंगल कहलाता है। और उसी तरह से राइट साइड पे राइट एंगल बनाओगे,
लेफ्ट एंगल राइट एंगल लिखा। अब उसके बीच में जो हम लिखते हैं ना, ये बेसिकली ये क्या होता है, जो भी आप कैरेक्टर यूज करना चाह रहे हो, आप हेडिंग लिखोगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे H1, अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे P, इसी तरह से स्पेन अगर लिखोगे तो यहाँ पे स्पेन लिखोगे, बोल्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे B, इटैलिक लिखना है तो I लिखोगे। तो ये तो हो गया ओपन टेक। ओपन टेक के बाद इसको ओपन टेक बोलते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजर देखें तो ये लेफ्ट एंगल राइट एंगल और ये कैरेक्टर, इन तीनों को मिला के क्या बनता है, ओपन टेक बनता है। इसी तरह से हमारे पास होता है क्लोज टेक। अब दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ गया है, समझ रहे हैं। जब भी हम HTML में कोई एलिमेंट ओपन करते हैं तो लाजमी उसको क्लोज करते हैं, समझ रहे हैं। एक बॉक्स की तरह काम करता है ये। अगर आप एक चीज को बॉक्स में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज गिर जाएगी। या समझ लें कि आपने बॉक्स को ओपन तो किया, लेकिन नीचे से, अगर हम शूज के बॉक्स की बात करें तो उसमें नीचे से पूरा एक होता है शूज और उसका एक ऊपर कैप होता है। तो अगर हमने उसको बंद नहीं किया और हमने उसको रिवर्ट किया तो क्या होगा, शूज गिर जाएगा। तो इसी तरह से हमें जब भी HTML में कोई एलिमेंट बनाते हैं ना, तो उसको ओपन करने के बाद लाजमी क्लोज करते हैं, समझ रहे हैं। तो क्लोज करने का तरीका ये है, जिसके अंदर आप पूरा एज सेम लिखेंगे, बस हमेशा कैरेक्टर से पहले ये स्लैश का, फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगाएंगे आप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका टैग कंप्लीट हो जाएगा और ये हमारा हो गया पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं कि होता कैसे। अब करने के लिए ना, सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने PC में या अपने लैपटॉप में, जहाँ पे भी आप काम करेंगे ना, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने एक फोल्डर बना लें। सबसे पहले तो फोल्डर कैसे बनाएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपको बनाना है। आप, अब मैं जैसे दिस PC के D में आया हूँ, मोस्टली चीज़ें ना D में ही रखते हैं हम, अपना जो काम होता है वो D में रखते हैं, C में नहीं रखना। C के अंदर विंडोज़ वगैरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपकी विंडो जाती है तो आपका सारा काम चला जाता है। वैसे तो हम गिटहब पे रखेंगे शुरू से सारा काम, तो वहाँ से आप जिस भी सिस्टम में चाहोगे, जब भी चाहोगे डाउनलोड कर सकते हो। तो हम जाएंगे डी में जाने के बाद सबसे पहले हम अपने फोल्डर बनाएंगे। कैसे बनता है, राइट क्लिक। अब बहुत सारों को आता होगा, बट जो नहीं आता है, जिनको नहीं आता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद ये फोल्डर लिखा हुआ है, इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब इस फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपना। जब आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम दे रहा हूँ उसको हम्माद, आप अपना नाम दे सकते हैं। आप वेब डेवलपमेंट लिख सकते हैं या XYZ, जो भी आपका दिल चाहे आप नाम लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फोल्डर क्रिएट। अगर एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो आप क्या करें कि जब भी कोई काम कर रहे हैं ना, हर काम के लिए इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लें। जैसे ये हमारा सेशन 1 है, तो मैं क्या करूँगा, हम्माद के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, अब जैसे आप दिख रहे हो मैं हम्माद के अंदर हूँ, तो यहाँ पे अभी ये दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिखा हुआ आता है। इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, मैं सही करवाता हूँ आज की क्लास के बाद। मुझे पता है थोड़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को, बट ये कि आज देखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह इसको मैं ठीक करवाता हूँ। तो ये दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब इसके अंदर आप जब राइट क्लिक करेंगे तो दोबारा से न्यू पे जाके फोल्डर बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आज, जैसे हमारा सेशन पहला सेशन है, तो मैं लिख दूंगा सेशन-1। फोल्डर्स के नेम में, फाइल्स के नेम में स्पेस नहीं देना है लाजमी। अभी से प्रैक्टिस कर लें, आगे जाके बहुत हेल्प होगी आपकी। हमेशा जब भी अगर आपको कोई 2 वर्ड लिखने हैं ना, तो आप हाइफन के साथ उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे सेशन 1 लिखना था, तो अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, फोल्डर तो क्रिएट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होगी जब मेरा URL पाथ वगैरह बनेगा जब। तो आप क्या कर सकते हैं, सेशन के बाद हाइफन या अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। हाइफन सही रहेगा, हाइफन यूज कर लेता हूँ मैं। सेशन 1 करके आपने फोल्डर बनाया। फोल्डर बनाने के बाद अब कोडिंग करनी है हमें स्टार्ट। अभी तो हमने जो बुक में चीजें देखी ना, क्लोज टैग होता है, ओपन टैग होता है, ठीक है, वो सब चीजें अब क्या होती हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने लाजमी इसका नाम क्या रखना है, इंडेक्स रखना है पहले तो, ठीक है। नाम आपने, आपकी मेन फाइल का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी नाम दे सकते हो फाइल को, आप अपना नाम भी दे सकते हो, बट इसका भी रीज़न है, आगे चल के रीज़न देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर मैं इसको, अच्छा मुझे HTML में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं एडिट करता हूँ और सेव एज करता हूँ। यहाँ से मैं ऑल फाइल करके इसको करता हूँ .html, सेव करता हूँ। तो ये हमारी एक HTML की फ़ाइल यहाँ बन गई। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नोटपैड की हमें फ़ाइल नहीं चाहिए, हमें कौन सी फ़ाइल चाहिए, इंडेक्स की फ़ाइल चाहिए।
दोबारा देख लेते हैं कैसे होता है ये। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट फाइल को, और राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ, टेक्स्ट पे जाता हूँ, इसको रखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स इसका मैंने नाम रखा। नाम रखने के बाद इसको ओपन करेंगे नोटपैड में ही। नोटपैड में ओपन करने के बाद अब क्या होगा कि आपने फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये फाइल दिख रहा है, इस फाइल पे क्लिक करके सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी है, और आगे लिख देना है क्या, इंडेक्स के बाद .html, और इसको सेव कर देना है। तो अब आपकी फाइल एक HTML की फाइल बन जाएगी। अब ये नई बना रहा है, इसको हमें नोटपैड की नहीं चाहिए, हमेशा हमें एक की फाइल चाहिए होगी। अब इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विथ करूँगा नोटपैड के साथ। नोटपैड के साथ, ठीक है, नोटपैड के साथ ओपन कर लिया। अब हमने बात की थी HTML की, तो ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे होता है HTML का। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोग नोटपैड से ही स्टार्ट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आगे चल के VS कोड भी यूज़ करेंगे एक दो लेक्चर के बाद, तब आप जब तक आपका थोड़ा हाथ सही हो जाए, आप लोगों को पता हो कि एटलीस्ट आप कर क्या रहे हो, देन हम VS कोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपको मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा ना, तो आधे से ज़्यादा बच्चों का तो इंस्टॉल ही नहीं होगा VS कोड, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने नोटपैड से स्टार्ट लिया है। नोटपैड से आप भी स्टार्ट लेना, आपके लिए ईजी रह ही रहेगा। अब लिखना है हमें HTML। अब होता क्या है कि HTML हमने फाइल तो बना ली, इस फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले तो हमें ओपन करने का क्या तरीका होता है, हम ब्राउज़र पे जाते हैं, अपने एक न्यू टैब खोली। अब हमें इस फाइल का ना पाथ URL चाहिए होता है, तो आप इसका URL भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर डबल भी क्लिक करेंगे ना इस तरह से, तो ये आपकी विंडो में ओपन हो जाएगी। देख रहे हो ये पूरा यहाँ पे URL लिखा हुआ आ रहा है। डी के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था हम्माद के नाम से। हम्माद के अंदर एक फोल्डर बनाया था session1 के नाम से, और उसके अंदर हमने कौन सी फाइल बनाई है, index.html की फाइल बनाई है। तो इस तरह से आप इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, वरना इसका तरीका होता है कि आप यहाँ से, जब ये ऊपर देख रहे हो यहाँ पे फोल्डर पूरा नाम चलता हुआ आ रहा है, इस नाम के ऊपर क्लिक करोगे और कॉपी करोगे, और फिर ब्राउज़र पे जाओगे और पेस्ट करोगे। अभी आपको इस तरह से दिख रहा है। अब आप यहाँ पे एक फाइल बनी हुई आ रही है, या तो आप इस पर क्लिक करके भी जा सकते हो, या सिंपल इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो index.html। आप लिखोगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये बिल्कुल वाइट पेज क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है फाइल में, समझ रहे। तो सबसे पहले जो HTML का टैग हम लोग पढ़ते हैं ना, वो होता है हेडिंग का टैग। तो हम हेडिंग का टैग पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इतनी सारी फाइल ओपन हो गई, कौन सी थी, यही वाली थी शायद, दोबारा से ओपन कर लेते हैं उसको। तो मैं करता हूँ ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड में मेरा ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैंने बताया था कि आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करना है, कोई बताए। अगर मुझे कोई भी चीज़ यूज़ करनी है HTML में लिख के प्रिंट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एलिमेंट्स। सही है, क्या यूज़ करूँगा, एलिमेंट्स यूज़ करूँगा। एलिमेंट्स को लिखने के लिए क्या होते हैं हमारे पास, टैग्स होते हैं। कौन से टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग्स, ये दो टैग्स होते हैं आपके पास। जब भी आप कोई एलिमेंट लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, एक ओपन टैग लिखते हो उसका, और एक क्लोज टैग लिखते हो। जैसे कि आप ओपन टैग लिखने के लिए हमने बुक में स्ट्रक्चर देखा था, एक हमारे पास लेफ्ट एंगल होता है, लेफ्ट एंगल लिखा, और एक हमारे पास होता है राइट एंगल, और इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट लिखना चाहते हो ना, आप उसका ओपन टैग डिफाइन करते हो। अब मैं हेडिंग टैग लिखना चाहता हूँ, हेडिंग एलिमेंट यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, हेडिंग H। लेकिन हेडिंग के साइज का डिफरेंस है, तो आपको साइज बताना पड़ेगा कि आप कौन सा साइज यूज कर रहे हो हेडिंग का, सही है। जैसे कि मैं H1 यूज कर रहा हूँ, H1 सबसे बड़ा साइज होता है हेडिंग का। सबसे बड़ी हेडिंग आपको किससे मिलेगी, H1 से मिलेगी। अब हमने ये क्या करा है, ओपन करा है इसको। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज भी करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपको बुक का रेफरेंस ले लेना, अगर बाद में परेशानी हो कि आपको कैसे करना है क्या करना है, तो आपके पास बुक होगी, आप बुक में से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हुई हैं कि ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। वरना वीडियो तो आप लोगों को मिल ही जाएगी, वीडियो से देख लेना। तो ये क्लोज टैग के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम चीज़ लिखेंगे, और हमेशा कैरेक्टर से पहले क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश। ये आपका ओपन टैग हो गया ये वाला, और ये आपका क्या हो गया, क्लोज टैग हो गया। अब इन दोनों टैग के बीच में जो भी आप चीज़ लिखोगे ना,
वो आपको वहाँ ब्राउज़र पे शो होगी। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और कंट्रोल दबा के एस दबाओगे, सेव हो जाएगी आपकी फाइल सेव होने के बाद अब जहाँ पे हमने इसको खोला था ना, हमने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे विंडो में खोली थी इस फाइल को, आप क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करा, अपनी पहली वेबसाइट बना ली। सही है, इतना इजी था बस, पहली वेबसाइट आप लोगों की बन चुकी है। इसी तरह से होता है। अब आगे क्या करना है हमें, अब ये तो हो गया H1 से आप, अब अगर मैं इसको हेलो वर्ल्ड की जगह पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा और मैं लिखने के बाद कंट्रोल+S दबाऊंगा, सेव हो जाएगा। और अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो ये तो हो गया हमारी हेडिंग 1। अब इसमें दूसरी हेडिंग्स भी होती हैं हमारे पास, तो क्या करना है उसके लिए, इसको मैं हम शामिर से कर देता हूँ, हेडिंग 1 कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारी क्या है, पहली हेडिंग है। आपने रिफ्रेश करा, हेडिंग 1 आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, H2 होता है। अब कोई भी एक किसको पता है H2 कैसे लिखते हैं? कोई भी एक खड़ा होके बताए कि मुझे H2 लिखना है, मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? नहीं, मुझे H1 भी रखना है, अब मुझे क्या करना है, उसके बाद H2 भी लिखना है। हाँ, सही है, बताओ कैसे करना है मुझे। मैंने एंगल लिया, उसके बाद H2, सही है। तो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अब जैसे हमने H1 लिखा ना, उसी तरह से हमने क्या लिखा, H2। H2 क्या होती है, दूसरी हेडिंग होती है हमारे पास। H1 हमारी बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 1। उसी तरह से अगर आपको H2 लिखना है, अब दोनों में आप डिफरेंस देखो, आप लिखोगे एंगल H2 बन, और उसके बाद इसको क्लोज करोगे, आप लिखोगे /H2 और उसके बाद बंद किया। बंद करने के बाद अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं क्या, अच्छा, अगर अभी मैं इसको ऐसे छोड़ दूं और सेव कर दूं अपनी फाइल को, मैंने कंटेंट कुछ नहीं लिखा, मैंने सेव किया खाली और मैंने रिफ्रेश किया, तो ये मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने एलिमेंट तो बनाया है, लेकिन उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो कंटेंट देना लाजमी है, जब तक कंटेंट नहीं दोगे तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो कंटेंट में हम लिखेंगे हेडिंग 2 और सेव करेंगे, सेव करा। अब हम यहाँ से जब रिफ्रेश करेंगे, अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। हेडिंग 1 का क्या है, क्या डिफरेंस है, साइज का डिफरेंस है। हेडिंग 1 थोड़ी सी बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे थोड़ी सी छोटी होती है। इसी तरह से अगर आप इसको, अब मैं जल्दी जल्दी करने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और हम बना लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमारे पास टोटल कितनी हेडिंग्स होती हैं, 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, 5, उसके बाद 4 3, और जब हमने क्लोज टैग को चेंज किया है तो हम ओपन टैग को भी चेंज करेंगे, 3 4 5 6। सेव किया, रिफ्रेश करा। अब देख रहे हो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, अच्छा इसका अंदर का कंटेंट मैंने चेंज नहीं किया, बट आप लोग बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। तो हेडिंग साइजेस में इस तरह से फ़र्क होता है। H1 ये हमारा हेडिंग 2 है, ये 3 है, इसी तरह से 4, इसी तरह से 5 और इसी तरह से 6। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो मुझे अब दिख रहा है H1 H2 H3 H4 H5 और H6। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। किसी को कोई सवाल तो नहीं होगा, वैसे बिल्कुल इजी है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं। ये होती है हमारी, क्या होती है, हेडिंग टैग होते हैं। इसी की तरह साथ साथ हमारे पास और भी टैग्स होते हैं हेडिंग के अलावा भी। हेडिंग के अलावा क्या होता है हमारे पास, पैराग्राफ्स। जब भी हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आप लिखोगे क्या, दोबारा से, अब पैराग्राफ क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट लिखने के लिए आपने क्या करना है, आपने दोबारा से उसका ओपन क्लोज लिखना है पहले, और उसके बाद उसका क्लोज टैग लिखना है, और इसी तरह से सारा प्रोसेस रहेगा।
अब इसके अंदर आप लिखोगे पैराग्राफ, तो मैं लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, सेव करा, सेव करने के बाद रिफ्रेश। अब ये देख रहे हो पैराग्राफ थोड़ा इस तरह से आपको नजर आता है। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ। हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, दो चीजें हो गई। अब उसके अलावा इसके अंदर लेट सपोज कि आपको कोई चीज बोल्ड चाहिए, तो बोल्ड के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है, आप लिखोगे ओपन पहले एंगल बी, बी के बाद आप इसके अंदर लिखोगे दिस इज बोल्ड टेक्स्ट और उसको ओपन कर दोगे, सेव करा। अभी देख रहे हो दोनों में फर्क, ये बोल्ड हुआ है, ये बिना बोल्ड के। तो बी टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। इसी तरह से इटैलिक होता है, इटैलिक के लिए क्या होता है आई, क्योंकि आई से इटैलिक, और उसके बाद आपने लिखा इटैलिक टेक्स्ट और क्लोज किया आई इस तरह से, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये देख रहे हो इटैलिक इस तरह से थोड़ा सा कर्व होके आता है। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की, किसी ने कुछ नोटिस किया तो बताए, नहीं किसी ने भी नहीं, हाँ यही मैं सुनना चाह रहा था जी। प्रोजेक्ट बंद हो जा रहा है ना, हाँ वो इश्यू है इसके साथ। वहां से किसी को बुलाएं, पीछे कोई है, अभी वो चले गए, कल इसको सही करवा लेंगे प्रोजेक्टर को। अब मैं जो डिफरेंस बताना चाह रहा था ना वो ये था कि जब हमने हेडिंग 1 लिखी ना, हेडिंग 1 लिखी, उसके बाद जब हमने हेडिंग 2 लिखी तो वो नेक्स्ट लाइन पे आई, यहाँ पे हेडिंग 3 लिखी तो नेक्स्ट लाइन पे आई। उसी तरह से जब हमने पैराग्राफ लिखा वो भी नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर हमने बोल्ड लिखा वो भी नेक्स्ट लाइन पे। लेकिन जब हमने इटैलिक लिखा वो उसी लाइन पे क्यों आया, किसी का आइडिया है जी? वो तो ठीक है, रीजन क्या है इसका, मैं रीजन पूछना चाह रहा हूँ। देखें अब HTML में हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा पूरी कंप्लीट विड्थ लेते हैं, समझ रहे हो? मीन्स के जब भी आप ब्लॉक एलिमेंट के बाद ब्लॉक एलिमेंट, जब भी आप ब्लॉक एलिमेंट लिखोगे और कोई दूसरा एलिमेंट लिखोगे वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। और इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि उसी लाइन से स्टार्ट होता है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपने कंटेंट की स्पेस लेते हैं। अगर आप लोगों को इसमें स्पेस दिखा के दिखाऊं तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर एट्रीब्यूट चलते हैं, बट कोशिश करते हैं। PG देना पड़ेगा। अभी ज़्यादा जो है ना आप इस पे नहीं जाना, लेकिन ये कि मैं एक चीज़ करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देख रहे हो ये, हालांकि हेडिंग 1 यहाँ तक लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है हेडिंग 1, लेकिन जब मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ तो वो कहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल लास्ट तक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट जितनी भी आपकी ये व्यू पोर्ट होता है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये जो विंडो खुली हुई है मेरे पास, ये मेरा माउस यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यू पोर्ट है। जो मेरा ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना वो कंप्लीट व्यू पोर्ट की विड्थ लेते हैं, मतलब भले से वो छोटे से हों लेकिन वो पूरी जगह घेरते हैं, ऐसे बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, अब अगर मैं यही चीज़ इनलाइन एलिमेंट को भी दे दूँ, लेट से कि मैं इसको कॉपी करके, अब हमें पता है बोल्ड, अच्छा ये भी आप लोगों को टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने इसका कलर चेंज किया, अब अगर आप देखोगे ना तो येलो मेरा जो है ना सिर्फ इतना सा ही आ रहा है, वो पूरी विड्थ नहीं ले रहा। यही रीज़न है कि इटैलिक हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको यहाँ जगह मिली, वो यहीं से स्टार्ट हो गया। इटैलिक की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो मुझे पूरी विड्थ ही लेनी है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती, लेट सपोज कि मैं इटैलिक की जगह, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं करता हूँ कंट्रोल कट करके, मैं यहाँ पे दोबारा से पैराग्राफ ओपन करता हूँ, सेकंड पैरा लिखता हूँ जल्दी से और बस इसको क्लोज करता हूँ।
अब अगर मैं P लिख रहा हूँ तो मेरा P नीचे से शुरू हो रहा है, क्योंकि P क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, और ब्लॉक एलिमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, पूरी जगह घेरना, कंप्लीट विड्थ लेना, पूरे व्यू पोर्ट पे शो होना। इसी वजह से वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ से ही स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करो। अब उस इतनी जगह तो लेट सपोज के 10% जगह तो इसने ले ली, अब उसको तो पूरी 100% जगह चाहिए ना, इसलिए वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स। अब कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम एलिमेंट यूज करते जाएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। अब अगर आप सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप कोई नया एलिमेंट्स पढ़ रहे हो उसको यूज करके देख लो कि वो नेक्स्ट लाइन से आ रहा है या उसी लाइन से आ रहा है। अगर से वो उसी लाइन से आ रहा है तो वो क्या है, और अगर नेक्स्ट लाइन से आ रहा है तो ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ गए? ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको वक्त के साथ साथ जो है ना याद हो जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा ब्लॉक एलिमेंट का, इनलाइन एलिमेंट का। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे क्या, किसकी, एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स में ही हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ये मैं सीधे हटा रहा हूँ कलरिंग वगैरह भी इसकी, हम सिंपल रखते हैं अपना कोड। अगर हम बुक में आ जाए तो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर। अब आप लोगों को एलिमेंट्स का पता है, जब भी मैं एलिमेंट्स बोलूंगा आप लोगों को पता है किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओपन टेक, क्लोज टेक, और वो कोई सा भी हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, स्पैन, ये सब हो सकते हैं। लेकिन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स की मीनिंग होती है एचटीएमएल में कि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके जाना। सही है, वो एलिमेंट्स का पार्ट तो होते हैं लेकिन वो आपको ब्राउजर पे शो नहीं होंगे, बल्कि उन हर एक एट्रीब्यूट का कोई ना कोई एक पर्पस होता है, कोई ना कोई एक उसका काम होता है जो अपना काम पूरा कर रहा होता है। जैसे कि अभी हमने करंट अभी एक एग्जाम्पल देखी थी यहाँ पे कि मैंने इसमें एक स्टाइल लगाया है। ठीक है, अब स्टाइल आपको क्या ब्राउजर पे शो हो रहा था, नहीं शो हो रहा, लेकिन अपना काम कर रहा है। उसका काम क्या है, स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल करना। तो आप देख रहे हो मैंने कलर दिया, मीन्स एक स्टाइल में आ गया ना कलर भी, तो उसका कलर आ गया, मीन्स वो अपना काम कर रहा है। इसी तरह से एट्रीब्यूट्स का काम होता है, कोई भी एडिशनल चीज एलिमेंट के साथ लेके जाना है लेकिन ब्राउजर पे शो नहीं होना। अब जैसे कि मैं बात करूँ अगर एट्रीब्यूट्स का क्या किस तरह से होता है और इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो हमेशा एट्रीब्यूट्स, ये बात आपने याद रखनी है, रूल्स क्या है एट्रीब्यूट यूज करने के। हमेशा एट्रीब्यूट कहाँ यूज होता है, ओपन टैग के साथ। सही है, जो आपका ओपन टैग है, अब आप लोगों को पता है ओपन टैग कौन सा है और क्लोज टैग कौन सा है। सही है, तो ओपन टैग के साथ हमेशा आप एट्रीब्यूट यूज करते हो। अब एट्रीब्यूट यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप एट्रीब्यूट का नाम देते हो, इक्वल की साइन लगाते हो, और इस तरह से कोटेशंस में उसकी वैल्यू देते हो। अब जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करने जाओगे ना, आप क्या करोगे, उसका नाम दोगे, उस एट्रीब्यूट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करोगे। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं करके कैसे होता है। अब लेट सपोज के यहाँ पे हमने एक यूज किया था, अब ये हमारे पास P है, P के अंदर अगर हमने स्टाइल लगाया, अब स्टाइल क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ स्टाइल को, ओपन टैग में लिख रहा हूँ। मैंने लिखा स्टाइल, उसके बाद इक्वल की साइन लगाई, कोटेशंस लगाए डबल, और उसमें लिखा बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे इसका, तो मैंने लिखा बैकग्राउंड और उसको कर दिया रेड। मैंने सेव किया तो इसने अपना काम किया, रेड कर दिया। ये तो हो गया एक एट्रीब्यूट। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हो। लेट सपोज के अब मैं जो ये मेरा ये खत्म हो रहा है एट्रीब्यूट, ये कोटेशन में मेरा एट्रीब्यूट खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन स्पेस दबा के आगे आऊंगा, थोड़ा सा दूसरा एट्रीब्यूट यूज करूंगा। मैं लिखूंगा WIDTH, क्या बना, विड्थ। विड्थ मैंने लिखा कोटेशंस, इक्वल का साइन दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी विड्थ बता सकता हूँ 200 पिक्सल, इस तरह से। ये शायद इसमें कोटेशंस में नहीं देना होता। मीन्स के एट्रीब्यूट यूज करने का तरीका इसी तरह से होता है। अब इसकी कोई रीजन है कि पैराग्राफ में हम विड्थ छोटे नहीं कर सकते, ब्लॉक्स के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन यूज इसी तरह से होगा कि आप जब भी कोई एट्रीब्यूट दोगे ना तो उसको आप इस तरह से, अच्छा ये मैंने पिक्सल लगाया हुआ है, इसके अंदर नहीं चलेगा, उसके लिए मुझे डिव टैग का यूज करना पड़ेगा। लेकिन एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा बुक में देखते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा लैंग्वेज का एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्या करता है कि आपकी वेबसाइट
कौन सी लैंग्वेज में खुलेगी, इंग्लिश में खुलेगी, उर्दू में खुलेगी, अरबिक में खुलेगी। आप यहाँ से लैंग्वेज सेट करते हो उसकी, और फिर वो एट्रीब्यूट पे अप्लाई होकर आपकी लैंग्वेजेस को चेंज करते हैं। तो इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास। अब ये तो हमने एट्रीब्यूट्स को देखा, टैग्स को देखा। अगर हमें थोड़े से और एट्रीब्यूट्स देखने हैं तो हम सर्च करते हैं HTML एट्रीब्यूट्स लिस्ट। देखते हैं कि हमें लिस्ट में क्या मिलेंगी, फिर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करके देखते हैं, प्रैक्टिस होगी और हमें पता भी चल जाएगा। कोई सिंपल वाला हो जो मैं देख के आप लोगों को एग्जाम्पल बता सकूं। अलाइन यूज़ करके देखते हैं, अलाइन काम करता है। अब एक एट्रीब्यूट है अलाइन, जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ काम करता है। मैंने हेडिंग 1 में लिखा अलाइन। अब क्योंकि HTML अपडेट हो चुकी है, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें HTML 4 की हैं जो कि HTML 5 में सपोर्टेड नहीं होती। तो ये रीज़न आता है कि कुछ एट्रीब्यूट चलते हैं, कुछ नहीं। तो जब मैंने एट्रीब्यूट सेंटर लिखा है ना, तो क्या होगा, एलिमेंट सेंटर में आएगा। अब देखो सेंटर कहीं नज़र आ रहा है आपको इस स्क्रीन पे? नहीं नज़र आ रहा। अलाइन नज़र आ रहा है? अलाइन, अलाइन भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो है एलिमेंट का, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं। एलिमेंट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो क्या करती हैं, आपके कोई भी टैग को, जो भी आप उसको जिस भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ना, वो पर्पस उसका पूरा करती है। अब अगर मुझे अलाइन सेंटर करना था ना, तो मैंने लिखा अलाइन का मतलब होता है कि अलाइन लाइन उसकी क्या अलाइनमेंट होगी। तो आप अलाइन लिख के जो भी उसको वैल्यू दोगे ना, वो उसके अंदर। अब मैंने लिखा सेंटर, तो इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ तो सेंटर हो रहा है। इसी तरह मैं सेंटर की जगह इसको वैल्यू दूंगा। वैल्यू क्या दूंगा? राइट। तो ये मेरा राइट साइड पे चला जाएगा, ये यहाँ आ गया। सही है। तो एट्रीब्यूट लिखने का क्या तरीका होता है, आप उसका नाम लिखते हो, इक्वल की साइन लगाते हो, डबल कोटेशंस लगाते हो और उसके अंदर वैल्यू लगा देते हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एट्रीब्यूट्स के साथ कर सकते हो आगे चल के। ठीक है। तो ये थे बिल्कुल बेसिक चीज़ें जिसके अंदर हमने HTML का स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, बेसिक टेक्स्ट को यूज़ किया, एट्रीब्यूट्स को देखा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। इसी तरह से आप मजीद एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। बोल्ड की तरह हमारे पास एक हमने इटैलिक यूज़ किया था, वो लगा देते हैं। इटैलिक के अंदर इटैलिक टेक्स्ट लिख देते हैं जल्दी से। उसके बाद हमारे पास एक अंडरलाइन के लिए भी टेक्स्ट होता है। वो सारे टैग आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए बॉडी हेड वगैरह वो देख लेना, या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे बॉडी और हेड क्या होता है। वैसे HTML लिखने का तरीका ये इस तरह से आपको ब्राउज़र पे तो शो हो रही है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी आपको कि HTML की एक बॉडी होती है और एक हेड होता है, याद है? तो हमेशा ये जो चीज़ें हैं ना, इस तरह से नहीं लिखोगे आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप हिरार्की बनाओगे HTML का। मैं इसको कट करता हूँ। हिरार्की बनाने के लिए हमने बुक में देखा था कैसे। हमारे पास सबसे पहले वो जो ग्रीन वाला बॉक्स मैंने आपको ऊपर दिखाया था, रूट एलिमेंट होता है सबसे पहले हमारे पास। HTML होता है रूट एलिमेंट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना रूट एलिमेंट लिखोगे। आपने लिखा HTML और उसका राइट एंगल लगा के ओपन टैग हो गया। ये कौन सा टैग हो गया? ओपन टैग। उसके बाद आप नीचे आओगे थोड़ा सा और इसको क्लोज करोगे। अब ज़रूरी नहीं कि आप एक ही लाइन पे करोगे, आप कहीं पे भी कर सकते हो वो क्लोज उसको। तो ये हो गया हमारा क्या, मैंने स्लैश लगा के, स्लैश मैंने लगाया ताकि उसको पता चले कि ये क्लोज टैग है। अब ये हमारा HTML का बॉक्स बन गया है। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके पेरेंट, ये तो हो गया पेरेंट। अब इसके चाइल्ड्स लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट होता है हेड। हेड भी क्या है? एलिमेंट है जो कि HTML का चाइल्ड होता है। लिखने का तरीका सेम होगा, एंगल हेड लिखा और उसके बाद इसका एंगल बन किया और उसके अंदर आपने उसको थोड़ा सा नीचे एक और दफ़ा लाइन नीचे करी, स्लैश लगा के हेड। अब थोड़ा सा इसका हायरार्की देखो कैसे। सबसे पहले हमारा बड़ा बॉक्स है HTML का, उस HTML में एक चाइल्ड है हेड। तो हमारे बॉक्स किस तरह से बन रहे हैं, अगर मैं आपको पेंट करके दिखाऊं थोड़ा सा, तो हमारा सबसे पहले एक बॉक्स बन रहा है जो कि हमारा है HTML। फिर उसके अंदर एक और बॉक्स बन रहा है जो कि हमारा है हेड। और उसी तरह से हम हेड के साथ साथ एक और बॉक्स बनाएंगे नीचे। आप क्योंकि बॉडी और हेड एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं, तो आप हेड के अंदर बॉडी नहीं बनाएंगे या बॉडी के अंदर हेड नहीं बनाएंगे, बल्कि सिबलिंग्स बनाएंगे। उसका सिबलिंग्स का मतलब दोनों का पेरेंट एक ही होगा जो कि होगा हमारा HTML। तो हम इसमें इसी तरह से बॉडी भी लिख लेंगे। सिंपल नाम से ही आप एलिमेंट्स होते हैं, आपने कोई अलग से चीज़ें नहीं लिखनी। ये आपकी हो गई बॉडी, बॉडी, और ये हेड हो गया।
अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने के लिए आप इस तरह से आगे कर सकते हो। अभी वो तो कोड एडिटर में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, नोटपैड पे ये चीज़ें नहीं होती बिल्ट इन। तो अब क्या करेंगे, बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया है कि सारी चीज़ें हमारी आती हैं, तो ये सब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारी बॉडी के अंदर ये सब चीज़ है। तो अभी अगर आप इसका हायरार्की देखो कैसे बन गया। सबसे पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारा एक HTML है जो कि हमारा इस तरह से बॉक्स बन गया है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हमारा एक हेड है जो कि हमारा ये ऐसे पूरा एक और बॉक्स बन गया हेड का। फिर हमारा एक और बॉक्स है ये, जो कि ये लाइन बाहर चली गई लेकिन बाहर होगी नहीं, लेकिन ये बॉडी का बॉक्स बन गया। अब इस बॉडी के बॉक्स के अंदर हमने H1 H2 H3 लेंगे ना, तो वो इस तरह से आ जाएंगे, H1 H2 H3 H4, इस तरह से सिबलिंग्स लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। अब ये तो बॉडी का काम, अगर आप इसको आप यहाँ पे रन करोगे, दोबारा से इसको रिफ्रेश करोगे, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्टेड तो था लेकिन बिना इस सिंटैक्स के लिखना है HTML का रूल के अगेंस्ट है। उसमें होता क्या है कि अभी तो हम फिलहाल सीखने के लिए तो लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब ज़्यादा कोड करेंगे स्ट्रक्चर सही नहीं होगा और बहुत सारे मसले होते हैं। तो हमेशा आपने क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, पहले एक HTML का टैग लगाना है, फिर एक हेड का टैग लगाना है, फिर बॉडी का टैग, और इस बॉडी के अंदर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसकी बॉयलर प्लेट होती है HTML की, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट आप हमेशा सेम रखोगे जो कि आपकी होती है। इसको हटाता हूँ मैं। ये हमारी बॉयलर प्लेट होती है हमेशा, जिसमें हमारा HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और बॉडी का क्लोज होता है। अब ये तो बॉडी के अंदर आप सारी चीज़ें लिखते हो अपनी। बॉडी का काम मैंने बता दिया। हेड में भी एलिमेंट्स आते हैं, जिस तरह से बॉडी में आते हैं उसी तरह से हेड भी किसी का पेरेंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक टैग होता है टाइटल। टाइटल, ठीक है, इसका ओपन टैग, टाइटल का क्लोज टैग, और उसको करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो ना, आप उस टाइटल को लिख दोगे। जैसे मैं लिखता हूँ सेशन 1, लिखा, सेव किया, रिफ्रेश करा। आप कोई बता सकता है कहाँ पे अपडेट हुआ सेशन 1? यहाँ अपडेट हुआ है, लिखा हुआ है सेशन 1। तो टाइटल क्या करता है, आपकी वेबसाइट का टाइटल सेट करता है। जैसे यूट्यूब पे अभी ये चैनल कंटेंट शो हो रहा है, मेरे गिटहब पे हम्माद शामिल शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो हो रहा है। तो ये जो टाइटल है ना, वो आप कैसे अपडेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, इस टाइटल का टैग यूज करके। सेशन 1 को अगर मैं 1 की जगह ये न्यूमेरिक 1 रख दूंगा, तो ये न्यूमेरिक 1 आ गया, अपडेट हो गया। इस तरह से आप टाइटल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जिसके अंदर हमने HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, बेसिक टैग्स डिस्कस कर लिए हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछें, वरना जो है ना। जी, हेड और बॉडी कैसे बनेगी, जिस तरह से कोई सा भी एलिमेंट्स आप बनाते हैं ना, उसी तरह से आप सबसे पहले क्या करोगे, एक एंगल लगाओगे, राइट लेफ्ट एंगल। ये मैं नीचे इसलिए कर रहा हूँ, इसको हटा दूंगा, बाकी कोड हमारा मेन ऊपर वाला ही है। राइट एंगल, लेफ्ट एंगल लगाओगे। लेफ्ट एंगल लगाने के बाद आप लिखोगे हेड, और उसके बाद उसका राइट एंगल लगाओगे। ये हो गया हमारा ओपन टैग। उसके बाद हमने दोबारा से एंगल लगाया, हेड लिखा, दोबारा एंगल लगाया और स्लैश लगाया, ये हो गया हमारा क्लोज टैग। तो ये हमारा हेड बन गया। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे भी हेड बनाया, ये हेड, ये हेड। अब मैंने आपको पेरेंट और चाइल्ड का स्टार्टिंग में बताया है। तो HTML जो है ना, सबका पेरेंट है, हेड उसका चाइल्ड है, टाइटल हेड का चाइल्ड है, और हेड टाइटल का पेरेंट है। अभी आप जो काम करोगे ना तो खुद ही समझ में आ जाएंगे, लेकिन इसी तरह से हायरार्की होती है। सेम इसी तरह से बॉडी भी बनेगी। बॉडी के लिए क्या करोगे, दोबारा से एंगल लगाओगे, ये एंगल लगाया, लास्ट में नीचे बॉडी लिखा, दोबारा एंगल लगाया, उसके बाद सेम चीज़ दोबारा कॉपी पेस्ट करके लिख दो भले, और फिर एक यहाँ पे लिख दो स्लैश। तो ये हमारा बॉडी का क्लोज टैग हो गया। अब जो हमारा मेन कंटेंट आएगा हमेशा वो कहाँ आएगा, बॉडी के बीच में आएगा। बॉडी के बीच में आप हमेशा टैग्स यूज करोगे। समझ गए? और कोई सवाल है? नहीं, सब क्लियर है? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ ऐसे हैं जो कि
नहीं कवर कर सकेंगे, तो हमें सबके साथ चलना है। बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट चीज़ें जो है ना हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे अभी नज़र आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बट ये कि ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें बेसिक पहले चैप्टर की कवर कर चुके हैं। अब ये सारी वही चीज़ें हैं, आप इसको अपने पास से डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट ओवरऑल जो भी इसका था ना वो सब यही था। कंक्लूजन पूरे चैप्टर का इतना ही है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 जो कि हमारा स्ट्रक्चर के बारे में था, हमने क्या देखा, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। HTML पेजेस क्या होते हैं? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। HTML क्या यूज़ करता है? टैग्स यूज़ करता है, और कैरेक्टर्स उसके अंदर बैठे होते हैं इनसाइड्स, ठीक है। तो ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, जिसको हम राइट एंगल लेफ्ट एंगल बोल रहे थे। उसी तरह से टैग्स जो है ना क्या होते हैं? आर ऑफन रेफर टू एज एलिमेंट्स। अच्छा, टैग्स को एलिमेंट्स भी बोल सकते हो और एलिमेंट्स को टैग भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ ही होती हैं। मैंने आपको बता दिया डिफरेंस शुरू में ही कि एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं कि जो भी हम स्पेसिफिक हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हम हेडिंग एलिमेंट बोलेंगे। और टैग्स क्या होते हैं? दोनों के ओपन क्लोज टैग्स दोनों को मिला के एक वो टैग बनता है। तो आप उसको टैग बोलो या एलिमेंट बोलो, एक ही बात होती है। अब ये बता रहे हैं पेयर्स में आते हैं, जिसके अंदर ओपन और क्लोज टैग होता है। ओपन और क्लोज टैग होता है। एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या होता है कि एक नाम और उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ये नेम और वैल्यू आप कुछ भी नहीं दे सकते। जो आपको HTML में ऑलरेडी बिल्ट इन है ना, वही एट्रीब्यूट्स आप रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से एट्रीब्यूट में अपना नाम लिख रहे हो हम्माद, या आप अपना जो भी नाम है वकास, और एक इक्वल लगा के वकास को कुछ और वैल्यू दे दी। नहीं, जो HTML में बिल्ट इन चीज़ है ना वही आप एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो। आगे चलेंगे ना जब काम करेंगे तो मैं मजीद आपको एट्रीब्यूट्स देखते जाएंगे कोर्स में कैसे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि HTML सीखने के लिए ना आपको क्या ज़रूरत है? टैग्स अवेलेबल फॉर यू टू यूज़ और व्हाट दे डू और वेयर दे कैन गो। HTML सीखने के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टैग्स हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, किस टैग्स का क्या काम है, बस सिंपल इतनी सी HTML है, इसमें कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर और ये चैप्टर खत्म होता है। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है, तो सब अपने पीसी लैपटॉप ऑन करें और जो हमने कोड किया है ना उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।